कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को जो है कुछ जो है न्यूमेरिकल्स बताते हैं। रेजिस्टेंस के जो बताए थे, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, उस पर एक दो न्यूमेरिकल्स बताते हैं। फिर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल और सीरीज, तो वो बताएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन यानी समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन बताएंगे रेजिस्टेंस का। और इसके पहले तो पहली कक्षा में जो हुआ वो बता चुके हैं। उसमें करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है, विभव, फिर बता चुके हैं ओम्स का लॉ बता चुके हैं, उस पर सवाल बता चुके हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज देखते हैं, दो न्यूमेरिकल्स बताते हैं, फिर जो है हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस है, क्या क्वेश्चंस है कि एक तार का प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध कितना है 6 ओम। तार को मोड़कर आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना होगा। अब तार का प्रतिरोध कितना होगा तो देखते हैं इसको। तो ये तार है, मान लीजिए ये तार है, ये लंबाई इसका L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। इसका प्रतिरोध कितना है 6 ओम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि इसको आधा कर देंगे, मोड़ करके अब इसको आधा कर देंगे, तार को आधा कर देंगे मोड़ करके, डबला देंगे तार को, ठीक है। तार को डबल कर देंगे मोड़ करके, तार को डबल कर देंगे मोड़ करके, मोड़ दिया। अब लेंथ से कितना हो जाएगा L/2, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा A, इधर A, दोनों जुड़ के हो जाएगा 2A, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा, लेंथ आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पहला केस में लेते हैं इसको, R1 लेते हैं। R1 इक्वल टू रो L/A, इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस में लेते हैं R2, रो, ये तो कांस्टेंट है, रो रेजिस्टिविटी वही रहेगा। L कितना हो जाएगा आधा, L/2, एरिया कितना हो जाएगा डबल, क्रॉस सेक्शन एरिया 2A, तो 2 नहीं है तो 6/4, 2 2 जा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3/2 यानी कितना आ गया 3/2 बराबर 1.5 ओम, 1.5 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आया कि एक तार का प्रतिरोध 6 ओम है, यदि तार को मोड़कर आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना होगा। ये बात समझ में आया कैसे बनाए। ये तार है, इसको आधा कर दिए, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया, लेंथ आधा हो गया। दो इक्वेशन लिए, पहला के लिए A, दूसरा के लिए A, दोनों को डिवाइड कर दिए, R1/R2 1/4, तो R2 इक्वल टू R1/4, R1 दिया हुआ है 6 ओम, 6/4, 3/2 1.5 ओम। तो क्या हुआ कि प्रतिरोध क्या हो गया 1/4 हो गया, यानी 6 ओम से 1.5 ओम हो गया। ये बात समझ में आया कि तार का लंबाई आधा करने से मोटाई डबल हो गया, लेंथ आधा हो गया, तो किस तरह से प्रतिरोध घट गया। ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है
कि एक हीटर को 120 वोल्ट से जोड़ने पर 8 एम्पियर धारा लेता है, यदि 60 वोल्ट से जोड़ने पर यदि 60 वोल्ट से जोड़ने पर कितनी विद्युत धारा लेगा। बच्चों क्या कह रहा है कि एक हीटर है, क्या है, एक हीटर है, एक हीटर है, चूल्हा जानते हो, हीटर वाला चूल्हा, ये हीटर है, ठीक है बच्चों, ये हीटर है। इसमें क्या लगा रहता है, कोयल लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोयल लगा रहता है, इसमें कोयल लगा रहता है। इसमें कोयल लगा रहता है और यहाँ से एक कनेक्शन रहता है तार का, एक यहाँ से रहता है तार का कनेक्शन रहता है, ये तार का कनेक्शन रहता है। इसको जो है कनेक्शन दिया गया है 120 वोल्ट से कनेक्शन दिया गया है। तब इसमें धारा कितना ले रहा है, इसमें धारा ले रहा है 8 एम्पियर का ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब 60 वोल्ट से इसको जोड़ेंगे, जब इसको 60 वोल्ट से जोड़ेंगे तब कितना धारा लेगा। जब यहाँ 120 के जगह इसको 60 वोल्ट से जोड़ेंगे तब इसमें धारा कितना लेगा, आई कितना लेगा, कितना आई जाएगा, कितना धारा बहेगा, यही सवाल है बच्चों। तो इसको देखते हैं ओम्स का नियम से। ओम के नियम से, क्या ओम का नियम से हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि V/I बराबर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है बच्चों ओम का नियम से। तो क्या हो जाएगा, V1/I1 बटे V2/I2 बच्चों, ऐसा होगा ना। अब देखो क्या है, V1 के बदले हम लोग लिखते हैं V1 का कितना है 120 वोल्ट है, तो I1 कितना है 8 एम्पियर है, V2 कितना है 60, अगर 60 से जोड़ेंगे तो I2 कितना होगा बच्चों, ये I2 कितना होगा, ये I1 V2/I2। अब जो है V1 का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, V1 क्या है 120 वोल्ट, ये जो है 120 वोल्ट, 120, I1 कितना है 8 एम्पियर, V2 कितना है 60 वोल्ट, I2 कितना है निकालना है। अब इसका I2 इक्वल टू 60 गुना 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, I2 60 गुना 8 बटे 120, 60 गुना 120 दो घर में कट गया, 2 चौका 8, 4 एम्पियर, एक करंट निकल गया। अगर हम लोग विभव को आधा करते हैं तो करंट भी आधा हो जाता है। ये हीटर है, ये बात समझ में आया बच्चों, मज़ा आया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन, उसका व्यंजक प्राप्त करते हैं, उस पर सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का जो संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, एक होता है श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा होता है मिश्रित क्रम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। बच्चों ये 3 तरह का जो है प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है बच्चों, सीरीज में क्या होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से होता है, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन प्रतिरोध का, और यहाँ पे इस तरह से सेल जोड़ा जाता है, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है एक ही पॉइंट से सब निकलता है और एक ही पॉइंट पे आके मिलता है, इस तरह सेल जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह सेल जुड़ा रहता है। और मिक्स क्रम में क्या होता है कि इसमें दोनों रहता है, ये भी रहता है और ये भी रहता है, मिला हुआ है, हाइब्रिड, सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा। जैसे ऐसे गया, एक प्रतिरोध यहाँ है, एक प्रतिरोध यहाँ भी जोड़ दिया है, ऐसे ऐसे
ऐसे एक प्रतिरोध यहाँ भी है, एक प्रतिरोध यहाँ भी है, ऐसे यहाँ पे एक प्रतिरोध है, ऐसे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बच्चों मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, लेकिन वापस में सब फिर पैरेलल है, तो ये मिक्स्ड फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से रहेगा, पहला हो गया, ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यानी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, और ये जो होता है ये दोनों का हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो सवाल रहेगा ये दोनों का हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, श्रेणी क्रम प्रतिरोध के लिए क्या व्यंजक है, कैसे प्रूव करते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन परीक्षा में रहेगा बोर्ड एग्जाम में कि श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट प्रतिरोध का व्यंजक निकालना है। कैसे करना है देखते हैं। सीरीज में कैसे रहेगा बच्चों, सीरीज में रहेगा ये मान ले 3 प्रतिरोध रहेगा, ये 3 प्रतिरोध रहेगा, ये सेल लगा हुआ है, ये ये है 3 प्रतिरोध। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, 3 प्रतिरोध है। यहाँ पे V वोल्ट का सेल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुंजी लगा हुआ है, चाबी। अब इसमें करंट जाएगा, इधर एक करंट जाएगा, तो इसमें करंट जो जाएगा सब में बराबर करंट जाएगा, वापस करंट आएगा I, और ये जो विभव है ये 3 भागों में बटेगा। इसके यहाँ पर अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके बीच अलग पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके बीच V1 होगा, इसके बीच V2 होगा, इसके बीच V3 होगा, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है ना तो पोटेंशियल का डिवीजन होता है, यानी पोटेंशियल अलग अलग बटेगा। तो पोटेंशियल बट गया, इसमें इसके बीच रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इसके बीच V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके बीच V2 होगा, इसके बीच V3 होगा। ये बात समझ में आ रहा है, इसके बीच V का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं, V1 ओम का नियम से, करंट तो सब में एक ही जाएगा I, तो ओम का नियम से ओम के नियम से, ओम्स लॉ जो है क्या बताया है कि V1 इक्वल टू IR, तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, इक्वेशन 1, और V2 कितना हो जाएगा IR2, इक्वेशन 2, V3 कितना हो जाएगा IR3, इक्वेशन 3। कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पूरे प्रतिरोध को अगर R मान लें, R, तब ओम का नियम से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 4। ये बात समझ में आया। अब क्या है, अब जो है क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यही तो पोटेंशियल तीनों में बांटा है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब सबका वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम लोग, V1 V2 V3 का, अब V का वैल्यू पुट करेंगे
तो यहाँ हो जाएगा IR इक्वल टू I1, I तो बराबर है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I सब में है, कट गया I, तो R इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ये प्रतिरोध का सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकल गया। R इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस जो है 3 भागों में बटा, V1 V2 V3 में। करंट तो सब में बराबर जाएगा क्योंकि सीरीज में है, तो इसी को ओम का नियम से लिखे, V1 का, V2 का, V3 का, और V इक्वल टू IR। अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो तो V इक्वल टू IR। अब जो है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और सबका वैल्यू पुट कर दिए, I कट गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जो समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालें। अब हम लोग देखते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे रहेगा प्रतिरोध, तो ये समांतर क्रम में इस तरह से रहेगा बच्चों। यहां सेल जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ चाबी लगा रहेगा, स्विच, इसमें करंट जाएगा I, वापस आएगा I, लेकिन यहाँ पे करंट 3 भागों में बटेगा, I1, I2 और I3। ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि पोटेंशियल 3 भागों में बटा था। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, उसमें क्या था, करंट बराबर था, पोटेंशियल अलग अलग था, हर प्रतिरोध के एक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस था। तो पोटेंशियल को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इसमें क्या है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहेगा, क्योंकि देखिए एक पॉइंट कॉमन है ना, ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है दोनों का। तो पॉइंट जब कॉमन है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में होगा, इसके बीच उतना ही होगा, इसके बीच भी उतना होगा, इसके बीच उतना ही होगा। इसलिए इसमें पोटेंशियल जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। करंट जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट का। ये बात समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए, इस प्रतिरोध के लिए हम लोग ओम का नियम से लगाएंगे। ओम का नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बटे, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो V बटे R1, इक्वेशन 1। I2 कितना हो जाएगा बच्चों, I2 कितना हो जाएगा, V बाय R2, V बाय R2। I3 कितना हो जाएगा बच्चों, V बाय R3। क्योंकि ये पॉइंट कॉमन है, पॉइंट कॉमन है तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस बराबर होगा, विभव तीनों पोटेंशियल का रेजिस्टेंस के अक्रॉस बराबर होगा। लेकिन करंट 3 भागों में बटेगा, I1 निकाल दिए, I2 निकाल दिए, I3 निकाल दीजिए। अगर तीनों का रेजिस्टेंस मिला देंगे, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R होगा, तब कितना होगा करंट, और करंट जब R होगा तो करंट सब मिलके एक करंट बनेगा, तो उस समय कितना हो जाएगा, I इक्वल टू V बाय R। ये इक्वेशन हो गया 4 बच्चों। ये बात समझ में आया, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I, तीनों करंट को जोड़ेंगे तो I निकलेगा।
और उससे देखते हैं, बनाते हैं भी। एक करंट जो है I 3 भागों में बढ़ रहा है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यही करंट तो 3 भागों में बढ़ रहा है, फिर आके यहाँ मिल रहा है I बन जा रहा है। यही करंट 3 भागों में बढ़ रहा है, फिर I बन जा रहा है। जितना इनपुट हुआ उतना आउटपुट हो गया करंट। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का वैल्यू क्या था इक्वेशन 4 में, I इक्वल टू V/R। R क्या है, समतुल्य प्रतिरोध तीनों का। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो V है। I1 क्या हो जाएगा बच्चों, V/R1। ये कितना हो जाएगा, V/R2। ये कितना हो जाएगा, V/R3। अब देखिए V तो यहाँ है और तीनों में V है, V को कॉमन अगर लेंगे हम लोग, V कॉमन लेंगे तो V कट जाएगा, एक सब कट जाएगा। इसको कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा V से। तो क्या निकला, 1/R। क्या निकला बच्चों, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ए। तो ये बात समझ में आया होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा समांतर क्रम में, तो R1 R2 R3, I करंट जाएगा 3 भागों में बटेगा। इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। इसमें I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, सबका वैल्यू रख दिए, ये निकल गया। परीक्षा में आएगा, इस तरह से बनाना है, कुछ उसमें ज़्यादा लिखना नहीं है। सिर्फ क्या लिखना है कि ये माना कि जो है एक ऐसा जो है R1 R2 R3 को इस तरह से जोड़ा गया है समांतर क्रम में। इसमें V वोल्ट का एक बैटरी लगाया गया है। इसमें I करंट जा रहा है, 3 भागों में बट रहा है, I1 I2 I3। इतना ही लिखना है और बस ओम का नियम लगाना है, इसको पुट करना है, प्रूफ कर देना है। कितना आसान है बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग, विद्युत का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और आगे चैप्टर फिर हम लोग बढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।